हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर है आपका कंपनी अकाउंट्स में बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम यहाँ पे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली शेयर्स की बात करते हैं। और उसमें भी हम लोग कौन से शेयर्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। तो होता क्या है, कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर से उनके इक्विटी शेयर्स वापस उन्हीं से खरीद लेती है और फिर उन इक्विटी शेयर्स को, इन खरीदे हुए इक्विटी शेयर्स को कैंसिल कर देती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायबैक। वहीं जब प्रेफरेंस शेयर्स का बेसिकली रीपेमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब हम यहाँ पे बायबैक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। ठीक है ना। तो बायबैक की वजह से क्या होता है, जब भी बायबैक होता है तो कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, जो बेसिकली कंपनी के शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, जो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है, वो कम हो जाता है। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑब्वियसली बात है, जब कंपनी बायबैक करेगी तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए करेगी। तो सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि बायबैक कहां से किया जा सकता है, यानी वो सोर्सेज बताता है कि बायबैक कहां कहां से किया जा सकता है। पहला वो बोलता है वो कंपनी अपने फ्री रिजर्व से बायबैक कर सकती है। दूसरा, कंपनी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से बायबैक कर सकती है, यूज कर सकती है उसको। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अब यहां पे ध्यान रखने की बात होती है कि अगर कंपनी बायबैक करती है आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, तो यहां पे कोई भी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी कोई भी सीआरआर की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कंपनी अपने रिजर्व से बायबैक करती है तो यहां पे कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है कि कंपनीज को एक सीआरआर क्रिएट करना होता है। सीआरआर बोले तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, इसकी बात अभी कर लेंगे हम, थोड़ी देर में अभी कर लेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी सिर्फ अपने फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स को ही बायबैक कर सकती है। ठीक है, तो ओनली फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक। यानी कि हमारे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में जो इक्विटी शेयर्स बायबैक होने वाले वो फुल्ली पेड नहीं होते हैं, मानो उसमें कोई फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू है, तो फिर हमें पहले फाइनल कॉल मंगवा के उसको फुल्ली पेड अप करना होता है, उसके बाद हम बायबैक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बात करी थी सीआरआर की, यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व होता है जो कंपनीज को बनाना होता है जब वो अपना शेयर्स या तो बायबैक कर रही होती है, जैसे कि इस चैप्टर में, या फिर वो अगर अपना प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रही होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब भी कंपनी अपने रिजर्व्स को यूज करके रिडेम्पशन करती है या फिर बायबैक करती है तो ही सीआरआर बनाना होता है। सीआरआर जो है, ये याद रखना है, सीआरआर का जो जन्म है इस दुनिया में वो सिर्फ एक पर्पस के लिए होता है, यानी सीआरआर सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज हो सकते हैं। ये बस आपकी जानकारी के लिए आपको याद रखना है कि सीआरआर जो है वो सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स यूज करने के लिए इशू हो सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में जब अकाउंटिंग करनी होती है तो हमें देखना पड़ता है कि सीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा। अकॉर्डिंगली हमें सीआरआर की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो सीआरआर को कैसे कैलकुलेट करा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको देखना होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो स्पेसिफिकली बायबैक से डील करता है। यहां पे हम रिडेम्पशन की बात नहीं करते, तो हम स्पेसिफिकली बायबैक की बात करेंगे। तो हमें नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो बायबैक हो रहे हैं वो लेना होता है, इसमें से माइनस करना होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड फॉर बायबैक। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड फॉर बायबैक, क्योंकि मैंने आपको बोला
कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है कि अगर आप अपना बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करते हो तो नो सीआरआर इज रिक्वायर्ड। इसलिए आप टोटल नॉमिनल वैल्यू देखोगे कि कितने शेयर्स नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स बायबैक हो रहे हैं, उसमें से कितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हमने बायबैक किए आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। इसलिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो इशू करें फॉर बायबैक वो माइनस करना होता है, बैलेंस जो बचता है उसके लिए हमको सीआरआर बनाना पड़ता है। तो ये बेसिकली सीआरआर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और बाकी एक बस पॉइंट और याद रखना, जैसे कि मैंने बोला कि सीआरआर जो है सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज होता है। बाकी सीआरआर क्यों बनता है, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, वो अब यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ मेन पॉइंट को कवर करना है। वैसे मैं बता देता हूं, सीआरआर बनाने का जो पर्पस होता है वो बेसिकली आउटसाइडर्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि कंपनीज अपने फ्री रिजर्व्स को बहुत ज्यादा यूज करके क्या कहते हैं बायबैक ना कर ले या रिडेम्पशन ना कर ले। बाकी इसकी डिटेल चर्चा भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीआरआर की कैलकुलेशन बस आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने आप सीआरआर कैलकुलेट करके उसको बनाना होगा, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखना, सीआरआर जो बनता है वो बनता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ओनली, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ओनली। फ्री रिजर्व्स का मतलब सिंपल होता है, जो कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर रखा है। फ्री रिजर्व्स मतलब वो रिजर्व्स जिसको यूज करके आप डिविडेंड बांट सकते हो। जैसे इसमें जनरल रिजर्व आता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया वो आता है, कभी कभी रेवेन्यू रिजर्व होता है वो आता है, एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है वो भी, ये सब आपके फ्री रिजर्व्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सीआरआर जो बनता है वो सिर्फ फ्री रिजर्व से बन सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहां पे अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज जो हमको यहां पे करनी होती है, जो हमें याद रखनी होती है। मेन ये है, क्योंकि एंट्रीज हो गई तो बाकी सारा काम हो जाएगा। पहली एंट्री इसमें है पहली एंट्री, अगर हमें पार्टली पेड अप शेयर्स को मानो फुल्ली पेड अप करना होता हो तो, या करना पड़े तो मैंने आपको बोला ना ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट बैक। तो अगर हमारे क्वेश्चन में पार्टली पेड अप शेयर्स है तो हो सकता है क्वेश्चन या तो खुद ही बता दे फाइनल कॉल का, और अगर नहीं बताए तो भी आपको अपने आप फाइनल कॉल मंगवा के पहले शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है। तो उसकी एंट्री तो आपने क्लास 12 से सीख रखी है, सीए फाउंडेशन में भी सीख रखी है। आप क्या एंट्री करोगे, आप शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, अगर फाइनल कॉल पे मानो प्रीमियम भी चिपका हुआ है, वैसे जनरली ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट होगा तो क्वेश्चन में बताया होगा, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। और जब पैसा मिल जाएगा इसको रिसीव भी करना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में वो इन्वेस्टमेंट बेच दी, ये कर दिया वो कर दिया, फालतू की कहानियां बताता है ना। बेसिकली क्या होता है कि हम अपने आप कैश का जुगाड़ करते हैं कि भाई अगर हमारे पास एसेट्स जो है कैश फॉर्म में नहीं, इन्वेस्टमेंट में फंसे पड़े, तो हमें पहले कैश चाहिए ना, क्योंकि आप शेयर जब बायबैक करोगे तो शेयर होल्डर्स को आपको कैश पे करना पड़ेगा, तो आपको कैश का जुगाड़ करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी कहानी इन्वेस्टमेंट बेच दी, ये कर दी वो कर दी बोलता रहता है, तो कुछ नहीं। इसकी एंट्री भी बहुत ही बेसिक एंट्री आपको पता ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट में आएगा कि भाई कितने पे बेची, अमाउंट रियलाइज्ड। इन्वेस्टमेंट में आएगा उसकी बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू। और अगर बेचने पे कोई नुकसान हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, ये लॉस हो गया। और अगर बेचने पे फायदा हुआ तो टू पीएनएल अकाउंट, ये हो गया फायदा, प्रॉफिट बोल लो चाहे तो गेन बोल लो। तो अगर ऐसी कहानी हुई क्वेश्चन में तो आपको ये एंट्री भी करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम लोग बायबैक करने के लिए बोलता है क्वेश्चन कि हम इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, मानो इशू ऑफ बोलता है क्वेश्चन की प्रेफरेंस शेयर्स हम कर रहे हैं या कोई भी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी आपने वैसे क्लास 12 से सीख रखी है। आप या तो वही पूरी शेयर एप्लीकेशन वगैरह वाली पूरी एंट्री करते बैठो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो सब क्वेश्चन में जैसा भी होगा आपको करना पड़ेगा। इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री बहुत बेसिक एंट्रीज है, अब या आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो वो आप सब कर लोगे। प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं, चाहे इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं, है ना, उस पर आप चाहे बड़ी एंट्रीज करो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यूज करके पूरा, नहीं तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। अब बेसिक बायबैक की एंट्री स्टार्ट करते हैं यहां से, फोर्थ एंट्री से बेसिक बायबैक की एंट्री स्टार्ट होती है।
तो पहली होती है मेकिंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक। बेसिकली यहां पे हम लोग अपने शेयर्स को कैंसिल करते हैं, इसको बोल सकते हो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, ध्यान रखना, हम अपने इक्विटी शेयर्स बायबैक की बात कर रहे हैं, है ना, इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। तो जब इक्विटी शेयर्स बायबैक होंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाएगा, लेकिन ये तो फेस वैल्यू से होगा। आपको अच्छे से पता है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर से फेस वैल्यू आती है। लेकिन होता क्या है भाई, अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है तो जरूरी नहीं वो 10 रुपए पे बायबैक होगा, हो सकता है वो 30 रुपए पे हो जाए, हो सकता है वो 40 रुपए पे हो जाए। यानी कि बायबैक जो होता है वो या तो चलो पार पे भी हो सकता है 10 रुपए पे, लेकिन ज्यादातर केस में वो प्रीमियम पे होगा। ठीक है, मतलब 10 रुपए का शेयर 30 रुपए पे बायबैक हो रहा होगा, 40 रुपए पे बायबैक हो रहा होगा, जो भी है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो हम फेस वैल्यू से डेबिट कर देते हैं, लेकिन अगर बायबैक पे कोई प्रीमियम है तो हमें प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो ये कैपिटल लॉस हो जाता है कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रीमियम का अमाउंट। तो अगर 10 रुपए का शेयर मानो 30 रुपए पे बायबैक हो रहा है तो प्रीमियम पर शेयर कितना हो गया सर, 20 रुपए। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू हो गई, 20 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो टोटल 30 रुपए का आपका बायबैक प्राइस हो गया। इसको बायबैक प्राइस बोलते हैं। 2, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। या फिर एक ऑप्शन और होता है कि आप यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी लिख सकते हो। बेसिकली हमने टोटल बायबैक का अमाउंट ड्यू कर दिया यहां पे। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, अमाउंट ड्यू भी हो गया और इक्विटी शेयर्स आपके कैंसिल भी हो गए। इसलिए मैंने बोला अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक बोलो चाहे कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बोल लो, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो पहला हमने अमाउंट ड्यू कर दिया, अब हम अमाउंट पे कर देंगे। तो फॉर पेमेंट, तो पेमेंट के लिए क्या एंट्री होगी, बस पेमेंट की बड़ी सिंपल एंट्री है। आपने ऊपर अमाउंट ड्यू करा तो आपने इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट को डेबिट करा, या तो आपने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करा। जो भी अकाउंट को डेबिट करा, क्रेडिट करा सॉरी, उसको डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करनी है तो टू बैंक अकाउंट, काम खत्म। ठीक है, अच्छा अगली होती है भाई वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसफर टू सीआरआर। मैंने बोला सीआरआर के बारे में क्वेश्चन कभी खुद नहीं बताएगा, आपको अपने आप देखना है कि सीआरआर बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा, और उसकी एंट्री भी आपको अपने आप करनी है। तो मैंने बोला था आपको सीआरआर बनता है सिर्फ आउट ऑफ फ्री रिजर्व, तो आपको सिर्फ फ्री रिजर्व आपको यहां पे यूज करना है। वो चाहे मोस्ट केसेस में या तो जनरल रिजर्व होगा या तो वो पीएनएल अकाउंट होगा, जो भी आप किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो। आप फ्री रिजर्व बस यूज करोगे, कोई भी फ्री रिजर्व जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एग्जाम में पूरा लिखना है हमको, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर नहीं लिखना, हमें पूरा लिखना है। तो छठी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हो सकता है ये मिस कर जाओ तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगली एंट्री, एक और एंट्री जो अगेन क्वेश्चन खुद से कभी करने नहीं बोलेगा, वो आपको खुद करनी होगी, दैट इज राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, तो हमने ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट करा है ना, अब इसको राइट ऑफ भी करना पड़ता है। और मजे की बात है, इसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है तो पहले वो यूज करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ बच गया अमाउंट तो उसके लिए वही फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व भी हो सकता है, पीएनएल भी हो सकता है, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं ना कि रिडेम्पशन कह रहा हूं, बायबैक आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो जो मैंने यहां पे सोर्सेस की बात करी थी, सेक्शन 68 सोर्स बताता है। तो जब हम यहां सोर्स में बात करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो अगर आप थोड़ा इन डेप्थ सोचोगे तो यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम जो बेसिकली यूज होता है वो प्रीमियम पार्ट को राइट ऑफ करने के लिए होता है, बेसिकली प्रीमियम पार्ट को कवर करने के लिए होता है। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करके प्रीमियम ऑन बायबैक को सोर्स कर सकते हो, मतलब राइट ऑफ कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री यहां पे ये हो जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन एडिशनल एंट्रीज मांग लेता है कि बोनस इशू कर लिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर लिया, तो हो सकता है वो अगर हो तो अकॉर्डिंगली उसकी एंट्रीज भी आपको करनी पड़ती है। ठीक है ना, ये आपकी बेसिक एंट्री हो जाती है।
अब आगे बढ़ना है हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगला पार्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बायबैक एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो जो अकाउंटिंग पार्ट है बायबैक का वो बहुत आसान है, आपने देखा बड़ा सिंपल है, सिंपल एंट्रीज हैं बड़ी, बस सीआरआर की कैलकुलेशन याद रखनी है हमको कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड अगर किया है तो, और वो आपका सीआरआर निकल के आ जाता है, उसकी एंट्री करनी होती है, प्रीमियम अमाउंट बायबैक को राइट ऑफ करना होता है। तो बड़ी बेसिक एंट्रीज है। असली जो है वो ये है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बायबैक एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसलिए ऐसा ही यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो यहां पे हमें कंपनीज एक्ट के तहत देखना होता है कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है। तो कंपनीज एक्ट ने कुछ लिमिट डाल रखी है कि भाई आप ऐसा नहीं कि उठा के कितना भी बायबैक कर लो, कंपनीज एक्ट ने लिमिट डाल रखी है, आप इससे ज्यादा की बायबैक नहीं कर सकते। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमको 3 टेस्ट करने पड़ते हैं, तो इसलिए इसको 3 टेस्ट कंडीशंस भी बोला जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहले 2 टेस्ट तो बहुत आसान होते हैं, थर्ड टेस्ट असली बच्चों की नाक में दम करता है। बट एनीवे, तो मैं आपके साथ फटाफट से कॉन्सेप्चुअली एक बार डिस्कस कर लूंगा कि क्या 3 टेस्ट कंडीशंस है, और बस इस पार्ट के लिए, क्योंकि एक पार्ट इंपॉर्टेंट है और इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल फिगर्स सामने होना जरूरी है ताकि वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो मैं एक छोटा सा स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन भी उठाऊंगा, जस्ट ये 3 टेस्ट को कैसे करना है ये आपको रिवाइज कराने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो पहली टेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हमें निकालना होता है 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स कितने नंबर हैं वो आपको पता होंगे, उसका 25% निकाल लेना, तो आपका शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से आंसर आ जाएगा। तीनों टेस्ट में हम कुछ नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, हम यहां पे बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कि कितने बायबैक हो सकते हैं। तो तीनों टेस्ट में अल्टीमेटली हमारे नंबर में आंसर आएंगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। तो पहला मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का 25% निकाल लूंगा, ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहलाता है। दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट, तो यहां पे हमें पहले निकालना होता है मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड। मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड, दिस इज इक्वल टू 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स, अब याद रखना कि जब हम यहां पे 3 टेस्ट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं, तो यहां पे शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या होता है ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल में वो दोनों भी आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाती है, प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो याद रखना बस यही 3 चीजें आती हैं आपकी शेयर होल्डर फंड में इस पर्टिकुलर टॉपिक में। वैसे हाँ, बैलेंस शीट के साथ से शेयर होल्डर फंड में तो पूरा ही शेयर कैपिटल और पूरा ही रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट आता है, बट जब हम इस टॉपिक में इन 3 टेस्ट कंडीशंस की जब भी बात करते हैं, स्पेशली कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, इसमें हम शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं, तो इसमें हमें याद रखना है क्या क्या चीजें आती है शेयर होल्डर फंड में, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस, ठीक है ना। अच्छा, तो मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड हमें निकालना होता है विच इज इक्वल टू 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड। बट याद रखना यह आंसर तो रुपीज में आता है, यह आंसर रुपीज में आता है। मैंने बोला हमें तीनों टेस्ट में अल्टीमेटली नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते हैं, तो इसको अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो अब हम यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। ये कैसे निकलता है, तो आपने जो मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड निकाला रुपीस में, इसको डिवाइड कर देते हैं विद बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस का मतलब कि मतलब 30 रुपए में बायबैक हो रहा है, 40 रुपए में हो रहा है, जो भी गिवन है, इसको बायबैक प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आता है एज पर रिसोर्स टेस्ट। तो पहले 2 टेस्ट बहुत आसान होते हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट तो बहुत ही आसान है, रिसोर्स टेस्ट भी आसान है, बस थोड़ा सा हल्का सा लंबा हो जाता है कि इसमें आपको पहले मैक्सिमम अमाउंट निकालना होता है और फिर बायबैक प्राइस से डिवाइड करना होता है। असली जो टेस्ट होता है वो होता है तीसरा टेस्ट, इसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट।
तो ये टेस्ट करने के लिए क्या कंडीशन लिखी हुई है, पहले मैं अंग्रेजी में लिखता हूं, इंग्लिश में लिखता हूं कि भाई कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है। वो कहता है लोन फंड्स कैन नॉट एक्सीड, लोन फंड कैन नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बाईबैक। सिंपल भाषा में आपकी डेट इक्विटी रेशियो जो है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2:1 आफ्टर बाईबैक, सिंपली स्पीकिंग, सिंपली स्पीकिंग। अब याद रखना, यहां पे जब हम डेट की बात करते हैं, यहां पे डेट का मतलब होता है लोन फंड्स, यहां पे टेक्निकली इसे बोलते हैं लोन फंड्स, इसमें हम बोलते हैं लोन फंड्स। इसमें सारे लोन हो जाते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, और मजे की बात है चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, इसमें सारे ही लोन आ जाते हैं डेट के अंदर। और जब यहां पे मैं इक्विटी की बात करता हूं, तो इक्विटी में यहां पे अगेन वही शेयर होल्डर फंड आता है, जैसे कि ऊपर मैंने बोला, इसमें वही पेड अप कैपिटल आ जाता है, फ्री रिजर्व्स आ जाते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता है। ठीक है ना, ये मेन कंडीशन है। अब इसको टेस्ट कैसे करना है, तीसरे टेस्ट में कैसे निकालनी है हमें अमाउंट की कैलकुलेशंस वगैरह, क्या कैलकुलेशंस करनी है, वो अभी मैं प्रैक्टिकल एक इलस्ट्रेशन से करा लूंगा स्टडी मॉड्यूल के। लेकिन उससे पहले, बिफोर मैं मॉड्यूल पे आऊं, बिफोर मैं इसका एक क्वेश्चन उठाऊं, बस फाइनल जो आंसर आता है आपका, जो फाइनल बायबैक का अमाउंट आता है, तो फाइनल आंसर यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स that can be bought back, ये जो फाइनल आंसर आता है ये होता है लीस्ट ऑफ द 3 टेस्ट्स, मतलब जो तीनों टेस्ट में सबसे लोएस्ट आंसर आता है, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। तो फटाफट से काम करते हैं, स्टडी मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन पे आते हैं, उससे एक बार फटाफट से कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, चलो, तो ये स्टडी मॉड्यूल का एक इलस्ट्रेशन है। वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है आपके स्टडी मॉड्यूल में, आप यहां से देख सकते हैं। तो इस छोटे से इलस्ट्रेशन से आपको एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि कैसे हमको यहाँ पे तीनों टेस्ट कंडीशन जो लगानी होती है। ठीक है ना, तो देखो ये कह रहा है कि प्रथम लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2021। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपीज ईच का, मतलब नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कितनी है, 10 रुपए पर शेयर, तो यह 30 लाख रुपए। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, इसका मतलब 3 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, 3 लाख। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, ये एक फ्री रिजर्व होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये फ्री रिजर्व नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ टेस्ट करने के लिए हमारे शेयर होल्डर फंड में इसको इंक्लूड करना होता है। और पीएनएल अकाउंट, ये भी फ्री रिजर्व होता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये नहीं है भाई फ्री रिजर्व। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आपको जबरदस्ती दिया जाता है आपसे गलती कराने के लिए, बट दिस इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तो जब हम यहां पे टेस्ट लगाएंगे, तो जब हमें शेयर होल्डर फंड लेना होगा, तो उसमें हम ये वाले रिजर्व्स लेंगे, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इसके अलावा आपको लोन फंड भी दे रखा है 42 लाख रुपीस का। ठीक है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। है ना, इंपॉर्टेंट है कि बायबैक प्राइस क्या है, बायबैक प्राइस है 30 रुपीज पर शेयर, मतलब 10 रुपए का अगर शेयर है, यहां पे हमने बोला 10 रुपए का शेयर है, इसकी बायबैक प्राइस कितनी रहेगी, 30 रुपीज रहेगी। तो प्रीमियम कितने का हो गया, 20 रुपीज का प्रीमियम हो गया, कि 10 रुपए का शेयर अगर 30 रुपए पे बायबैक हो रहा है, तो 20 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो वैसे ओरिजिनली अगर स्टडी में मैट का जो इलस्ट्रेशन है उसमें तो उसने सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट बोला है, बट मैं आपको तीनों ही लगा के दिखाऊंगा इसकी मदद से। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की मदद से। तो आओ, सबसे पहला हमने बोला सबसे पहले हम बोलते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो दिस इज इक्वल टू 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
अब यहां से देखते रहना, मैंने यहां लिखा था 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 3 लाख है। तो सीधा सीधा 25% किसका हो जाएगा? 3 लाख का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 75,000, ये आ जाएगा 75,000। ठीक है ना? मैंने बोला ना सबसे आसान होता है ये वाला टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है दैट इज रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट, इसमें हमें पहले लेना होता है मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड। इसमें हमें लेना होता है 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो दिस इज इक्वल टू 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या लेना है? शेयर कैपिटल लेना है 30 लाख का, जनरल रिजर्व लेना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेना है और पीएनएल लेना है, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना। तो मैं फटाफट से कैलसी पे जोड़ देता हूं, 30 लाख प्लस 32 लाख 50 प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख 30, तो ये आ रहा है 72 लाख 80,000। ये आ रहा है 72 लाख 80,000। सीधा सीधा मैं कैलसी पे जोड़ रहा हूं, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना आ गया इंटू 25%, ये आ रहा है 18 लाख 20,000। ध्यान रखना ये अमाउंट आया है, 18 लाख 20,000 ये अमाउंट आया है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब जब नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये कितने आएंगे? 18 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट है कि कितना अमाउंट आप पे करोगे बायबैक पे, मैक्सिमम कितना आप मैक्सिमम अमाउंट पे कर सकते हो, इतना पे कर सकते हैं। तो पर शेयर हम कितना पे करेंगे? 30 रुपए पे करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल के आ गए? 18 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 30। तो देखो ये पॉइंट्स में आ रहे 60,666.66। ठीक है ना? अब भोला बच्चा इसको राउंड ऑफ करता है 60,667 पे, आदत होती है बचपन से कि भाई 0.5 से ऊपर आ रहा है तो ऊपर राउंड ऑफ कर लो। लेकिन नहीं भाई साहब, आप इसको नीचे ही राउंड ऑफ करेंगे 60,666, क्योंकि अगर ऊपर राउंड ऑफ कर दिया ना तो आपका रिसोर्स टेस्ट पिट जाएगा। आप मैक्सिमम 18,20,000 पे कर सकते हो, बट अगर आप नंबर ऑफ शेयर 60,667 ले लोगे तो आप 30 रुपए के हिसाब से देख लेना, आपका आंसर जो आएगा वो 18,20,000 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है? तो आप 18,20,000 से 1 रुपए भी फालतू नहीं दे सकते भाई। लॉ है, कानून है, बहुत कड़क है, एकदम स्ट्रिक्ट कानून है। 1 रुपए भी फालतू नहीं दे सकते आप, तो इसलिए आपको नीचे ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर करोगे तो आपका ये अमाउंट जो निकल के आएगा फाइनल, वो 18,20,000 से ज्यादा आ जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो ये मेरा नंबर ऑफ शेयर आ गया एज पर रिसोर्स टेस्ट। तो ये भी रिलेटिवली आई थिंक आसान होता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असली होता है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ओरिजिनली क्वेश्चन ने यही टेस्ट करने बोला था। अब मैं लॉजिकली सॉल्व करके बताऊंगा, आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। और फिर बुक वाले कैसे सॉल्व करते हैं? बुक वाले तो खैर बहुत ही लंबे चौड़े ढंग से करते हैं, आपको उतने भी लंबे चौड़े ढंग से नहीं करना होता। बुक वाले थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, मैं लॉजिकली सॉल्व करूंगा, होपफुली आपको समझ आएगा। ठीक है ना? तो देखो भाई, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, एक बार वापस से देख लो। वो कहता है कि भाई बायबैक करने के बाद आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपली स्पीकिंग, आफ्टर बायबैक आपके जो लोन का अमाउंट है दैट शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ शेयर होल्डर फंड, लोन फंड एंड शेयर होल्डर फंड। तो बहुत लॉजिकली बात समझना। अभी मेरा लोन फंड कितना है? तो वो क्वेश्चन ने बता रखा है हमारा लोन फंड अभी कितना चल रहा है, वो चल रहा है 42 लाख रुपीज। 42 लाख रुपीज। तो अभी मेरा लोन फंड चल रहा है 42 लाख रुपीज। तो भाई मेन बात यह है कि मेरा जो शेयर होल्डर फंड है आफ्टर बायबैक है, जो मेरा शेयर होल्डर फंड है आफ्टर बायबैक, वो 21 लाख रुपीज से कम नहीं होना चाहिए। ये कैसा आया? 42 लाख डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अगर आप 21 लाख लोगे तो ही आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 आएगा। अगर शेयर होल्डर फंड 21 लाख से कम हो जाता है तो आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा आ जाएगा। आप करके देख सकते हो डेट इक्विटी रेशियो कैसे आता है। आप ऊपर लोन फंड लोगे, नीचे शेयर होल्डर फंड लोगे। तो बेसिकली मतलब यह है कि आपका शेयर होल्डर फंड जो है यानी इक्विटी है वो 21 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 21 लाख रुपए से कम हो गई तो आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, प्रेजेंटली मेरी शेयर होल्डर फंड कितनी चल रही है?
तो वो तो मैंने ऊपर रिसोर्स टेस्ट में निकाल लिया था। तो अभी मेरी शेयर होल्डर फंड कितनी आई थी, ये देखो, ये आई थी 72,80,000। तो मैंने बोला अभी मेरी शेयर होल्डर फंड 72,80,000 चल रही है। जब बायबैक होगा तो शेयर होल्डर फंड ऑब्वियसली कम होगा, तो कम होके वो 21 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, 21 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। तो बायबैक पे मैं मैक्सिमम डिक्रीज कितना अफोर्ड कर सकता हूं, मैक्सिमम डिक्रीज इन शेयर होल्डर फंड मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूं भाई, समझ लेना। अभी मेरी 72,80,000 है, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा 21 लाख तक गिरा सकता हूं, इससे कम नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम कितनी गिरावट में शेयर होल्डर फंड में अफोर्ड कर सकता हूं, तो ये मैं एक बार जरा फटाफट सॉल्व कर लेता हूं। यार है 51,80,000। तो मैं मैक्सिमम बिकॉज ऑफ बायबैक इतने रुपए की शेयर होल्डर फंड में गिरावट अफोर्ड कर सकता हूं। इससे ज्यादा की गिरावट होगी तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 से ज्यादा हो जाएगा, जो कंडीशन को पीट देगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब लॉजिकल बात समझना, डिक्रीज इन शेयर होल्डर फंड पर शेयर बॉट बैक, यानी मैं बोल रहा हूं, अब देखो मैं आपके साथ बस लॉजिकली डिस्कस कर रहा हूं कि हर एक शेयर जब बायबैक होगा तो पर शेयर बायबैक करने की वजह से, एक शेयर बायबैक करने की वजह से मेरा शेयर होल्डर फंड कितने रुपए से गिरेगा, मैं ये चेक करा रहा हूं। तो अब बहुत ध्यान से देखना, हमने बोला बायबैक प्राइस 30 रुपीज है, मतलब क्वेश्चन ने बोला अगर मैं 30 रुपीज का ब्रेकअप करूं तो वो ब्रेकअप क्या है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 20 रुपए का प्रीमियम है। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 20 रुपए का प्रीमियम है। तो जब मैं 30 रुपए पे बायबैक करूंगा तो देखो मेरा शेयर होल्डर फंड कैसे कैसे गिरेगा, 3 जगह से गिरेगा। पहला गिरेगा, मेरा शेयर कैपिटल कम होगा। भाई 10 रुपए का शेयर जब बायबैक होगा तो 10 रुपए से मेरा शेयर कैपिटल कम होगा। अच्छा, इसके अलावा जो 20 रुपए का प्रीमियम है, अभी हमने अकाउंटिंग में क्या बोला था, 20 रुपए का जो प्रीमियम ऑन बायबैक होता है ये कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से या तो फ्री रिजर्व से। तो जब 20 रुपए का प्रीमियम में राइट ऑफ करूंगा तो या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होगा या तो फ्री रिजर्व्स कम होंगे। अल्टीमेटली मेरे शेयर होल्डर फंड तो कम होंगे, क्योंकि मैंने बोला शेयर होल्डर फंड में यहां पे फ्री रिजर्व्स भी आते हैं और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता है। तो चाहे प्रीमियम से राइट ऑफ करूं 20 रुपए को, चाहे फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करूं, तो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व दोनों में से कुछ ना कुछ तो कम होगा, यानी मेरा शेयर होल्डर फंड कम होगा। कितने रुपए से, 20 रुपए से, क्योंकि 20 रुपए का प्रीमियम ऑन बायबैक है। अच्छा, जब मैं बायबैक करूंगा तो मुझे सीआरआर भी बनाना पड़ेगा। भाई अगर मैं फ्रेश इशू से नहीं कर रहा बायबैक तो मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा। अब यहां फ्रेश इशू की तो कोई बात ही नहीं करी, तो इसका मतलब मैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर से बायबैक नहीं कर रहा, तो मुझे सीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा। और हमने क्या बोला, सीआरआर कहां से क्रिएट होता है, अगेन फ्री रिजर्व से। जर्नल एंट्री में भी यही लिखा हमने, और हमने लॉजिकली भी, कॉन्सेप्चुअली भी यही बोला कि भाई सीआरआर फ्री रिजर्व से बनता है, और इट इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, तो 10 रुपए का शेयर नॉमिनल वैल्यू है, तो 10 रुपए का जो है आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा पर शेयर बायबैक पे, क्योंकि यहां पे कोई भी फ्रेश इशू नहीं हो रहा। तो 10 रुपए के शेयर पे बायबैक पे 10 रुपए का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हर एक शेयर जब बायबैक होगा तो 10 + 20 + 10 मेरा टोटल 40 रुपीज का शेयर होल्डर फंड में गिरावट होगा। समझ आ गई? पर शेयर, ये मैं बोल रहा हूं पर शेयर कितना गिरावट होगा मेरा शेयर होल्डर फंड में, 40 रुपीज का। टोटल गिरावट में मैक्सिमम कितना अफोर्ड कर सकता हूं, सारे शेयर्स का मिला के मैं टोटल गिरावट कितना अफोर्ड कर सकता हूं, 51,80,000। और पर शेयर कितनी गिरावट होगी, 40 रुपीज। तो मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए जो इस टेस्ट के हिसाब से बायबैक हो सकते हैं। तो मैंने सिंपल बोला टोटल 51,80,000 की शेयर होल्डर फंड में गिरावट हो सकती है, और पर शेयर गिरावट 40 रुपए की होगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ रहा है 129,500। 129,500 ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए एज पर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इतना सिंपल है, अगर आपको बात समझ में आई तो। ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो एक मैथमेटिकल तरीका फॉलो करता है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड,
जो कि एक्चुअली में जो मैंने आपको लॉजिक समझाया ना, ये वाला लॉजिकल तरीका उसी से डिराइव्ड है, उसी का मतलब कह सकते हो यूज करता है इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इंस्टीट्यूट तो बहुत लंबी चौड़ी तरीके से लिखता है, वो तनी क्या क्या लिखता रहता है, आपको उतना नहीं करना, आपको बेसिक करना है। तो वैसे तो मैं बोलूंगा अगर आपको ये तरीका समझ आता है तो भाई ये फॉलो कर लो फटाफट, देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं तो अगर इंस्टीट्यूट का इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में आपको x और y दो चीजें अज्यूम करनी होती है। तो लेट अमाउंट ऑफ CRR इज इक्वल टू x एंड मैक्सिमम परमिटेड बायबैक इज इक्वल टू y। तो अमाउंट ऑफ CRR को हम x अज्यूम कर लेते हैं और मैक्सिमम बायबैक अमाउंट को, ये टोटलिटी में कह रहा हूं, ये पर शेयर नहीं कह रहा, पर शेयर तो मैंने यहां समझाया था। अब टोटलिटी में बात करें कि टोटल CRR जब आप बायबैक करोगे तो जितना टोटल CRR बनाओगे उसको x ले लिया और मैक्सिमम जितनी बायबैक रहेगी उसको मैंने y ले लिया। ठीक है, तो आपको यहां पे दो इक्वेशन बनानी होती है, दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन बनानी होती है और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। पहली इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखना, मैंने बोला ना ये इसी से आधारित है, इसी पे आधारित है, जो मैंने आपको लॉजिकल तरीका बताया उसी पे आधारित है। तो इसी से देखो, हमारा अभी शेयर होल्डर फंड 72,80,000 है। हमने बोला ये मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, 21 लाख रुपए तक जा सकता है, इससे कम नहीं कर सकते। तो हमने बोला जब बायबैक होगा तो अभी मेरी शेयर होल्डर फंड चल रही है 72,80,000 की, जब बायबैक करूंगा तो वही ये 40 रुपए वाला हिसाब ही जो मैंने आपको समझाया था, ये मेरा शेयर होल्डर फंड कैसे कैसे गिरेगा। एक तो मैं CRR बनाऊंगा एक्स अमाउंट का, तो एक्स अमाउंट से मेरा शेयर होल्डर फंड गिर जाएगा, और इसके अलावा जो मेरा टोटल बायबैक होगा वाई अमाउंट का, इसमें शेयर कैपिटल और प्रीमियम ऑन बायबैक दोनों इंक्लूडेड है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि शेयर कैपिटल भी कम होगा और प्रीमियम ऑन बायबैक की वजह से, क्योंकि वो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व से ही राइट ऑफ करूंगा, तो मेरा वो भी कम होगा शेयर होल्डर फंड में। तो एक्स और वाई, मेरा 72,80,000 का जो शेयर होल्डर फंड है वो एक्स से और वाई अमाउंट से कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ बायबैक। और ये कम होने के बाद मैं मैक्सिमम कितना कम कर सकता हूं, 21 लाख रुपए तक ही कर सकता हूं, मैं 21 लाख रुपए तक ही कम कर सकता हूं। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। और इक्वेशन 2 क्या कहती है, इक्वेशन 2 कहती है कि देखो y मेरा सॉरी y मेरा बायबैक का मैक्सिमम बायबैक का अमाउंट है, y मेरा मैक्सिमम बायबैक का अमाउंट है। अगर मैक्सिमम अमाउंट ये है, पर शेयर 30 रुपए का बायबैक है, तो ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो जाएंगे। टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय, जब मैं CRR की कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे तो 10 रुपए की फेस वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि CRR बनाने के लिए तो हम फेस वैल्यू लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम बायबैक को मैंने बायबैक प्राइस से डिवाइड किया तो ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय मैंने नॉमिनल वैल्यू पर शेयर किया 10 रुपए, तो इससे मेरा CRR निकल के आ जाएगा जो मैंने एक्स अज्यूम कर रखा है। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं लूं तो ये 0 0 तो कट गया, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 3x। तो दो इक्वेशन मैंने बना दी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप कुछ भी कर लो, आप यहां पे y इज इक्वल टू 3x जो आया ना, इसमें y को रिप्लेस कर दो। तो इसको अगर हम रिप्लेस कर दे इक्वेशन 1 में तो देखो क्या होगा, 72,80,000 माइनस x और माइनस y की जगह मैं लिख देता हूं 3x, दिस इज इक्वल टू 21 lakhs। तो देखो आपका x निकल के आ जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू, देखना अल्टीमेटली घुमा पे रखे वही हो रहा है, कितना अमाउंट आया था माइनस करके मैं यहीं से देख लेता हूं, 51,80,000 आया था। तो 4x इज इक्वल टू 51,80,000। तो x आपका निकल के आ गया कितना, 51,80,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है देखो 12,95,000। ये टोटल CRR का अमाउंट आ गया, ये टोटल CRR का अमाउंट आ गया। तो अगर आप इसी को 10 रुपए की फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो वही 1,29,500 आ जाएगा। लेकिन नहीं सर, हमें ऐसे नहीं करना, इंस्टीट्यूट ये नहीं करता, इंस्टीट्यूट फिर y भी निकालता है। भाई अब y अज्यूम किया तो निकालना पड़ेगा ना, तो y भी निकाल लो, तो देयरफॉर y कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x था, तो 3 इंटू 12,95,000, तो 3 इंटू 12,95,000 ये आ रहा है 38,85,000। ये मेरा मैक्सिमम
परमिटेड बायबैक आ गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए भाई, दोनों से बता देता हूं। आपने एक्स निकाला 12,95,000, ये सीआरआर का अमाउंट था। पर शेयर कितना सीआरआर बनेगा, 10 रुपए के हिसाब से बनेगा, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से बनता है। या फिर आपने टोटल बायबैक का ही अमाउंट निकाल लिया, 38,85,000। पर शेयर बायबैक का प्राइस कितना है, 30 रुपीज का है। आप दोनों से सॉल्व करके देख लो, आपका 129,500 ही आएगा, आपका 129,500 आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब मैंने लॉजिकली सॉल्व किया था तो भी 129,500 आया, जब मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो आईसीआई फॉलो करता है वो किया तो भी सेम आंसर आया। आप कैसी भी कर सकते हो, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव जो आपको सही लगे एग्जाम में कर सकते हो। और फाइनल आंसर मैंने बोला होगा लीस्ट ऑफ द 3 टेस्ट। तो फटाफट देख लेते हैं तीनों टेस्ट में हमारे क्या क्या आंसर आए थे। पहला टेस्ट में 75,000 आया था, दूसरे में इतना आया था 60,666, और इसमें 129,500 आया। तो फाइनल आंसर अगर मैं निकालूंगा, हालांकि इसमें क्वेश्चन ने उसने मांगा नहीं था, उसने सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट मांगा था, बट अगर आप तीनों टेस्ट करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा आप बोलोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक हो सकते हैं वो हो सकते हैं लीस्ट ऑफ द 3 टेस्ट। तो वो आई थिंक आ रहा है 60,666। तीनों में सबसे लोएस्ट जो आंसर आ रहा है दैट इज 60,666 शेयर्स। और एग्जाम में अगर खाली डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट बोलेगा तो खाली उतना ही करना है भाई, ये नहीं कि सारे करके आ जाओ, इतना ही करना है। और अगर तीनों टेस्ट करना है तो आपको तीनों करना हो, या तो वो बोलेगा खाली डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट करो, या तो वो बोलेगा कैलकुलेट करो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक मतलब जो हो सकते हैं शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 टेस्ट कंडीशन, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट एंड डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ये तीनों आपको करने आने चाहिए। आई होप इस डिस्कशन से, इस इलस्ट्रेशन की मदद से आपको एक बार अच्छे से रिकैप हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा कि ये कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। तो बस इतना ही है मेनली इस चैप्टर में। आई होप आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। 2 मेन पार्ट है बस चैप्टर के, एक है मेन अकाउंटिंग पार्ट जिसमें आपको सीआरआर की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी आना चाहिए, और दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बायबैक एज पर कंपनीज एक्ट। ये 3 टेस्ट कंडीशंस। तो अगर बच्चों ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने कमेंट जरूर देना। बाकी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।